नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2021 के CTT फर्स्ट पेपर की EVS और हिंदी विषय का। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। जो लोग CDP और मैथ का डिस्कशन अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख लेंगे। ये रहा आपका EVS का पहला प्रश्न, अंग्रेजी किया हुआ है। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशंस टू द स्टूडेंट्स लर्निंग EVS। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स लर्न इन ए स्पाइरल वे, एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक इंडिविजुअल, शी लर्न्स एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन हर ऑन वे। बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग सिर्फ आंसर मिलाएंगे, डिस्कशन बाद में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है, दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती है एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। नेक्स्ट है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला है, यह दर्शन की नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण का प्रदर्शित करती है। लास्ट है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती है। आपका सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब है राजस्थान। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीयक समाजीकरण का। इसका सही उत्तर होगा आपका प्राथमिक समाजीकरण का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिले हो पिए ताकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। नेक्स्ट है, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोख सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? व्यवसाय की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवसाय की अवधारणा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीमा एक EVS अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? मधुमक्खी, दीमक, चींटियां, ये सब आपको अगल बगल में मिल जाएगा। भृंग आपका सामाजिक कीट नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर करती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें,
छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय में इस विषय को न उठाएं। अपने छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे उपयुक्त उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? सभी को पता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं आगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? विस्थापन, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, तबादला, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना। इसका सही उत्तर है आपका विस्थापन। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, समाज और खेल। बिल्कुल सही है। प्रतियोगिताएं आयोजित करना, खेल और परिवार। परिवार का सबसे उपयुक्त उत्तर है परिवार, समाज और खेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें। वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। लास्ट है, छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। नेक्स्ट है, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए चिन्हों का प्रयोग होता है। हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। लास्ट है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। यह बिल्कुल सही है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी और डी, तीसरा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, टका, रुपये, दिरहम। सही उत्तर है आपका दिरहम। चलते हैं आगे। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएंगी। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। लास्ट है, संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए तथा सी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से यह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। सेकंड है, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। नेक्स्ट है, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। लास्ट है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। इससे प्रजनन नहीं रुक सकता है, अर्थात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए
कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। यह तो बिल्कुल नहीं होगा। तीनों में आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक ही है। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है। यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। लास्ट है विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है चेराओ नृत्य कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है प्रश्न इस बार भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिजोरम। बढ़ते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, असम और मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश और असम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम साधन है। पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य साधन, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, विश्वकोश। सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तुरंग की स्थापना की जो कि देखता था। तुरंग जंगल का पर्याय है। जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़ुकू संस्कृति की समस्याएं। इसमें आपका ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ हो समय समाप्त हो चुका है। इसका सभी ऑप्शन सही है, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वलसाड शहर हैदराबाद के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेवार है। जीवाणु, कीट, फफूंद, विषाणु। देखिए जीवाणु भी है, फफूंद भी है, दोनों से भोजन खराब होता है। फिर भी हम लोग जीवाणु के साथ चलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व,
सांप्रदायिकता का अस्तित्व, हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। देखिए, जब उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो वहां पे धार्मिक संप्रदाय या जाति का ऐसा कोई चर्चा नहीं है, तो हमारा सब ऑप्शन हो जाएगा हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपका ईवीएस 30 प्रश्न हो चुका है। हम लोग चलते हैं हिंदी पे। हिंदी में आपका पद्यांश है, गद्यांश है, बिल्कुल इजी गद्यांश है, पढ़ेंगे सब मिल जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वदेश का विलोम शब्द है विदेश। बिल्कुल आसान सा है, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पे दीर्घ की मात्रा है तो हमारा दीर्घ ही हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर 3। एकदम आसान सा प्रश्न है। गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? गद्यांश में ये देखिए, गद्यांश व्यापारी ने महात्मा गांधी को नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया, तो नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र का उपयोग किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे? तो गांधी जी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने डरबन गए थे, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि वे गांधी जी से प्रेम करने लगे थे। उन्हें गांधी जी का स्वभाव बहुत पसंद था। वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। वे गांधी जी से मताधिकार संशोधन विधेयक के लिए समर्थन चाहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? उन्हें विरोध करना प्रिय था, यह सार्वजनिक कार्य था, यह व्यक्तिगत कार्य था, यह सरकारी कार्य था। इसका सही उत्तर होगा आपका यह सार्वजनिक कार्य था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था? भारतीयों को मताधिकार देना, भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना, भारतीयों को व्यापार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देना। इसका सही उत्तर होगा आपका भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा आपका बेहोश हो जाना, होश में आना, घबरा जाना, समझ आना। आपका हो जाएगा घबरा जाना। देखते हैं अगले प्रश्न को। रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? महात्मा गांधी की विदाई के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले। आपका गद्यांश खत्म हो गया। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से भिन्न शब्द है नर, पुरुष, आत्मा, गिरना। आपका नर, पुरुष, आत्मा ये सब संज्ञा है और गिरना क्रिया है, अर्थात आपका भिन्न शब्द हो जाएगा गिरना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, दूर तक चलना, सड़क पर चलना, उद्देश्य के साथ चलना। सही उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्य प्राप्ति तक चलना। ये सब हम अपने मन से नहीं बतला रहे हैं, आपके पद्यांश में इसका चर्चा किया गया है। कवि का मुख्य भाव है दृढ़ निश्चयात्मकता का, साहसी होने का, प्राण साधने का, चढ़ाई करने का। आपका सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ निश्चयात्मकता का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अंधेरा प्रतीक है कठिनाइयों का, घोर निशा का, गिर जाने का, अविश्वास का। आपका सही उत्तर है कठिनाइयों का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है चिंतन। चिंतन विशेषण नहीं होगा, चिंतित, चेष्टा, चिंतापरक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिंतित। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है गिरना, संभलना, उजाला, चिंता। आपका सही उत्तर है संभलना। चलते हैं आगे। आपका शिक्षण से प्रश्न है अब, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? निवेश समृद्ध परिवेश, भाषा संयोजन, भाषा अर्जन, भाषा अवबोधन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निवेश समृद्ध परिवेश। चलते हैं आगे। अगला है, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण, निपुणता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, साप्ताहिक परीक्षण। बिल्कुल सामान्य सा हल्का प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं आगे। उपागम हमें क्या बताती है? उपागम हमें क्या बताती है? क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं? कैसे पढ़ाएं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैसे पढ़ाएं। पद्धति से हम यही चयन करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। बबलाना, बबलाना पहले नहीं होगा, किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन, यह भी नहीं होगा आपका, किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, टेलीग्राफिक वाचन, बिल्कुल गलत है। किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था, दो शब्दों की अवस्था तथा टेलीग्राफिक वाचन, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले बच्चा एक शब्दीय अवस्था में आएगा, फिर दो शब्द का, उसके बाद टेलीग्राफिक वाचन में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है, यह क्या है? शिक्षा, भाषा, अधिगम और सिद्धांत। यह भाषा है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान संस्कृत निर्देश के माध्यम के रूप में, बिल्कुल नहीं, पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा, पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर हिंदी भाषा, पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भाषा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। देखते हैं अगले प्रश्न को। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कहानी सुनाना, कार्य आधारित पद्धति, भूमिका निर्वाह करना, रोल प्ले। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा 4 भूमिका निर्वाह करना। देखते हैं आगे। विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, किसी लिखित सामग्री का श्रुतलेख, टिप्पणी लिखना तथा सारांश करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिप्पणी लिखना तथा सारांश करना। आगे प्रश्न है आपका, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? आधार अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषिक निपुणता, विमर्श दक्षता, समूह चर्चा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल बिक्स। चलते हैं आगे। कैसन के अनुसार डैश व्याकरण करता है कि भाषा अधिगम करता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? निवेश परिकल्पना, स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, मॉनिटर परिकल्पना। आपका सही उत्तर हो जाएगा निवेश परिकल्पना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। रचनात्मक विचारों के सृजन में, मस्तिष्क पर बल देने में, प्रश्न पूछने में, प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। आपका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक विचारों के सृजन में। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि। आपका सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है, किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना है, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है, पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना है। तो बारीकी से पढ़ना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है, विद्यालय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना है, शिक्षण में सबल पक्ष तथा कमियों का निदान करना है, त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना है। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही है। शिक्षण का सबल पक्ष भी पता करना है और कमियों का निदान करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? श्रव्य भाषा विधि, व्याकरण अनुवाद, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, दक्षता आधारित उपागम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, दक्षता आधारित उपागम। दक्षता आधारित उपागम। इस प्रकार से आपका 29 दिसंबर का 120 प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।